नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पिछले दिनों पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां लोगों को हुए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है और सरकार की ये कोशिश है कि प्रभावितों का जनजीवन जल्द से जल्द दोबारा से पटरी पर लाया जाए। बारामूला जिले में यहां एलओसी के नजदीक गोलाबारी से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि नए बंकरों का निर्माण लोगों की मांग है और यहां केंद्र सरकार को विश्वास में लेकर जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पहलगाम में आतंकी हमला कर बेगुनाह लोगों की कीमती जानें लेने पर पाकिस्तान ने ही ये झगड़ा शुरू किया था। अब गनीमत यह है कि यहां सीज फायर होने से एलओसी और आईबी पर खामोशी छाई हुई है। ये तो मार्केट है, मेन मार्केट है, लेकिन सारा सेम है। सुबह सुबह 5 बजे वाली आपने खुद अपनी आंखों से देखा यहाँ का हाल, और जो उड़ी का हाल है वो टंगधार का हाल है, रजौरी का हाल है, पुंछ का हाल है। 2-3 दिन ऐसे बेरहमी से हमारे सिविलियन एरियाज़ पे गोलाबारी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की तरफ से जानबूझ के कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन को इसके लपेट में लाया जाए। अब शुक्र इस बात का कि चलिए सीज़ फायर हो गया है। फ़िलहाल अब 2 दिन हो गए, एलओसी बॉर्डर जो हैं वो फ़िलहाल खामोश हैं। अब हमारी कोशिश है कि तमाम उन घरों तक हम पहुँचें जहां नुकसान हुआ है। नुकसान का जो है हम मुआयना करें, असेसमेंट करें और उसके बाद उनको रिलीफ जो है वो हम पहुंचाना शुरू करें। शुरुआत हुई है, इसमें कुछ दिन लगेंगे, लेकिन हर इससे जो अफेक्टेड लोग हैं उनको हम दोबारा जो है खड़ा कर लेंगे। लोगों की अब दोबारा ये बंकरों की बात आ गई है। अभी तक तो कुछ साल ऐसे रहे कि बंकरों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जो बंकर थे वो भी थोड़े रह गए। अब इन 2-4 दिनों के बाद लोगों को अब ये एहसास है कि बॉर्डर पे कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। तो चाहे वो जम्मू साइड हो या कश्मीर साइड, जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ लोगों ने एक ही बात की कि आप हमें बंकर दे दीजिए, और इंडिविजुअल बंकर, ये कम्युनिटी वाले नहीं। तो पहले जो फौरी तौर हमें रिलीफ देना होगा वो हम दे देंगे। उसके बाद मरकज़ के साथ बात करके एक प्लान के तहत सारे इलाके जो इस बार शेलिंग के लपेट में आए उनके लिए हम बंकरों का जो है अरेंजमेंट करेंगे। जहां किसी को दफनाना पड़ा या किसी का अंतिम संस्कार करना पड़ा, क्या फ़ायदा। ये मैंने पहले दिन से कहा था, ये झगड़ा हमने शुरू नहीं किया था। ये हमारे लोगों पे, बेगुनाह लोगों पे पहलगाम में हमला हुआ, 26 कीमती जानें गई। पहले दिन से मैंने कहा अगर वहाँ से बंदूकें खामोश हो जाएं तो यहाँ की बंदूकें खुद ब खुद खामोश हो जाएंगी। शुक्र है पार की तरफ से डीजीएमओ ने फ़ोन उठा के बात की तो तब जाके सीज़ फायर मुमकिन हुआ, और आज जैसे मैंने कहा सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वहाँ पे खामोशी है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज अखनूर के सीमावर्ती इलाकों के लिए यहां पर आप देखिए किस तरह से राहत शिविरों का दौरा किया है। जो राहत शिविर बनाए गए थे वहां लोगों को किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, इसका जायजा लिया गया। मुख्य सचिव ने जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार, डीसी सचिन कुमार और विधायक मोहनलाल भगत को साथ लेकर राहत शिविरों का दौरा कर वहां प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। अखनूर के सीमावर्ती इलाकों को भी अभी आप देखिए सेना द्वारा
सैनिटाइज किया जा रहा है। वहां पर पड़े हुए जिंदा पाकिस्तानी शेल डिफ्यूज किए जा रहे हैं और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इन लोगों को सिलसिलेवार ढंग से इनके इलाकों में, यहाँ इनके घरों की ओर भेज दिया जाएगा। दस तारीख आप कौन से ये कैंप आपने देखा कि यहाँ पर लोग 10 तारीख से आए हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई सिविलियन एरियाज पर। तो लोगों की व्यवस्था आपने देखी होगी, यहाँ पर रहने का इंतज़ाम, पीने के पानी का, बिजली का, मेडिकल अरेंजमेंट, खाने का, ये सब अरेंजमेंट्स किए गए हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी इसमें डिप्लॉय किया गया है, वो भी अपनी सेवाएं बच्चों को दे रहे हैं। बच्चों को भी क्लासरूम में, स्मार्ट क्लासरूम में अपने तरीके से एंगेज कर रहे हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ दी गई हैं, बट ये दुखद बात है कि लोगों को अपने घर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। उनके पीछे पशु हैं, पशुओं का ख्याल रखना है। तो भी मैं कुछ एरियाज़ में जाऊँगा, देखूँगा कि क्या क्या किस तरीके के नुकसान। जो पहले बंकर्स की बात है कि लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कई सारे तो बने हुए हैं, लेकिन और चीज़ हम इसमें और तेज़ी लाएंगे, क्योंकि पहले ये पता नहीं था कि किस रेंज तक ये लोग फायरिंग कर सकते हैं। इस बार ही रेंज बढ़ा दी है, तो इसलिए जो जिन एरियाज़ में पहले बंकर नहीं भी थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अतिरिक्त सचिव अजय सड़ोत्रा ने आज जम्मू के रिहाड़ी इलाके का दौरा कर वहां पर पाकिस्तानी गोलाबारी से हुए नुकसान का जायजा लिया। अजय सड़ोत्रा ने अपने सहयोगियों को साथ लेकर उन मकानों में पहुंचे जिन्हें गोलाबारी से नुकसान उठाना पड़ा था। उन्होंने पीड़ित परिवारों के साथ भी मुलाकात की और सरकार की तरफ से उन्हें हर संभव सहायता मिलने का आश्वासन दिया। हमारी संवाददाता शिल्पा ने यहां अजय सड़ोत्रा के साथ खास बातचीत की है, जरा देखिए। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान ने जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको अपना निशाना बनाया और ये निहत्थे लोग हैं और ये आराम से बैठे थे। इस एक्शन की जितनी भी निंदा की जाए कम है। और पाकिस्तान ने जंग जैसा माहौल बना के ज़्यादा अटैक सिविलियंस में किए जम्मू में। मैं नारदनी में भी गया था, वहाँ भी बम पड़े हैं। मैं रायपुर में गया था, वहाँ भी बम पड़े हैं। मैं ठट्ठर में गया था, वहाँ बम पड़े हैं। बलवाल में गया था, वहाँ बम पड़े हैं। एक खैरी में गुजर लड़का मारा गया, बहुत बम से मारा गया, उसके जनाजे में भी हम गए थे। तो आज हम रिहाड़ी में आए थे। हमारे चंद्रमोहन शर्मा जी और ये साहिल जी और ये अपने गुरनाम सिंह जी, इन्होंने यहाँ प्रोग्राम रखा था कि इनके सबके घरों में जाना है। तो देख के बड़ा दुख होता है कि इन मकानों पे पाकिस्तान ने बड़ी बेरहमी से शेलिंग की है। और परमात्मा का शुक्र है कि यहाँ जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, पर माली नुकसान काफ़ी हुआ है। कि कोशिश रही कि इस सिचुएशन में लोग अपने आप को अकेला न समझे, वो समझे सरकार उनके साथ है। और यकीनन होता है जब सरकार लोगों के साथ हो तो लोग सरकार के साथ हो जाते हैं, एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग बनती है। तो इससे एक इस वक्त सारा जम्मू कश्मीर का पूरा देश इकट्ठा है उग्रवाद के खिलाफ।
हम चाहते हैं कि उग्रवाद खिलाफ हो, ख़त्म हो, मगर उग्रवाद के ख़त्म करने में आम शहरियों का नुकसान ना हो वो भी हमें देखना है, क्योंकि अगर आम शहरियों का नुकसान होता है तो फिर हम उग्रवाद को ख़त्म नहीं कर रहे, कि नई अपने लिए मुसीबत बना रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि सीज़ फायर हो गया और लोगों को थोड़ी राहत मिली है। अभी भी लोगों के ज़हनों में थोड़ा डर है। लोग समझते हैं कि ये जो हुआ है ये दोबारा ना हो जाए। आप देखेंगे 6 बजे के बाद बाज़ार बंद हो जाते हैं आज भी। तो इसलिए हमें आज यहाँ देखने का मकसद ये था कि उमर साहब ने अपनी इंतज़ामिया को ये भी कहा है कि आप जाके उसका असेस करो कि माली नुकसान कितना है, तो जो लोग इंजर्ड हैं उनको हम मुआवजा देंगे, उनको हम मदद करेंगे इलाज के लिए, और जो बेचारे शहीद हो गए उनके लिए तो एक्स ग्रेशिया मिल ही रहा है। वहाँ इस किस्म का हादसा हो जाए बड़ी बदकिस्मती है, मगर उसके बाद सारा देश जैसे इकट्ठा हो गया, मेरा ख्याल है शायद ही कभी हुआ। तो उस देश ने कहा हम उग्रवाद के खिलाफ है, हम भी खिलाफ है, नेशनल कांग्रेस भी खिलाफ है, हमारे उग्रवाद सरकार भी उग्रवाद के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि उग्रवाद को सख्ती से निपटा जाए ताकि यहाँ लोग अमन से रहें, शांति से रहें, और वो लोग समझें कि हमारी जान। हाल ही में 10 मई को पाकिस्तान द्वारा राजौरी में मचाई गई तबाही के दौरान जब यहां जीएमसी राजौरी के कुछ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जानें बचाने के लिए भाग खड़ा हुए थे, तब एक एम्बुलेंस चालक उसके कुछ सहयोगियों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। इन सभी लोगों ने अपनी जानों की परवाह न करते हुए आसमान से बरस रहे पाकिस्तानी गोलों के बीच में घायलों को अस्पताल पहुंचाया। राजौरी के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने भी इन सभी की दिल खोलकर सराहना की। इन सभी से खास बातचीत की है राजौरी से हमारे संवाददाता जमशेद मलिक ने। देखिए। इमीडिएटली हमारे ड्राइवर सैयद जी हैं, उनको वानी साहब को मैंने 5 बजे ही अलर्ट किया और इमीडिएटली मेरे 4 ड्राइवर्स जो थे वो रश किया और मिस्टर वानी जो हम मेरे ड्राइवर हैं मिस्टर सैयद वानी, मैं कह रहा हूँ कि बहुत फुर्तीला लड़का है हमारा, और इमीडिएटली उन्होंने रेस्क्यू किया। पहले तो हमारे जो एडीडीसी साहब जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया। फिर हमारा इंडस्ट्री में था, वहाँ इंजरी हुई तो इमीडिएटली वहाँ भी रेस्क्यू किया। वही एक ही विजिट में उन्होंने फिर थर्ड विजिट में हमारा धराली पुल भी होता, फिर हमारा गोनी में हुआ था। तो उसी तरह ये चारों, मेरा लगता कि मेरा लड़के इतने अच्छे एक्टिवली और टेलीफोनिकली कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, रेफरल मैनेजमेंट में और फर्स्ट एड देने में मैं हेड्स अप करूंगा अपनी टीम को, सारे डॉक्टर्स को पूरे, और मैं उन सब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वैसे भी वो अलर्ट मोड पे रहें और हम कहीं भी पीछे ना रहें। कि मैंने वही कहा कि नेशन फर्स्ट है, डिपार्टमेंट फर्स्ट है, हमारे लिए हमारे लोग, उनकी हेल्थ वो प्रायोरिटी। 10 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से राजौरी शहर को टारगेट कर शेलिंग का सिलसिला शुरू किया और उस शेलिंग के दौरान एडीसी राजौरी राजकुमार थापा साहब शहीद हुए। उसके बाद 2 बैरून रियासत के छोटी बच्ची के साथ उसका चाचा भी शहीद हुआ। और ऐसे हालात में जब मेडिकल कॉलेज से ये खबर भी सामने आई कि कई डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ राजौरी छोड़कर भाग चुके थे, मगर ऐसे हालात में भी एक ऐसा नौजवान मैं आज आपसे मिला हूं जो कॉन्ट्रेक्चुअल है और एम्बुलेंस चलाता है, जिनने उस वक्त डॉक्टर राजकुमार थापा साहब को रेस्क्यू किया और उसके बाद और लोगों को भी उनने रेस्क्यू किया। मेरे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मैं नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है मोहम्मद सईद वानी ने। वानी साहब, जब रात को आपको कॉल किसकी तरफ से आपको कॉल की गई और जब आप पहुंचे वहां थापा साहब के, किस तरह का माहौल था, किस तरह रेस्क्यू उनको किया गया? हम रात को इधर ही थे ना जी, तो सुबह साहब को फ़ोन आया था ना जी, 5:25 पे कॉल आई थी उनको। तो साहब ने बोला ना जी कि ऐसे ये मसला हो गया तो आप जल्दी जाओ। तो थापा साहब एडिशनल डीसी साहब के ना जी क्वार्टर पे ना जी हम पहुँचे उधर ना जी, उनको फिर रेस्क्यू किया, उधर से ना जी जीएमसी में ले गए, तो उधर छोड़ा ना जी। उसी के साथ साथ दूसरा फ़ोन भी हमें साथ साथ में ही आ गया जो इंडस्ट्री एरिया में हुआ ना जी, तो वो भी साथ साथ में ना जी। जब उनको लेने के लिए गए ना जी, उस वक्त शल चल रहे थे ना, वो फिर पहुँचाया जैसे वो पेशेंट, साथ साथ में तीसरा फ़ोन अभी वो पहुँचाया ही नहीं था, रास्ते में थे ना जी जो ऐती हुआ था। फिर साथ साथ में उधर पहुँचे ना जी, उसको लेके ना जी अभी बाहर ही निकले थे हॉस्पिटल के, तो साथ में डांगरी गुनी में हो गया ना जी। फिर पहुँचे उनको भी लेके फिर ना जो राजौरी में जीएमसी में लाया ना जी। वानी साहब, ऐसे हालात में जब डॉक्टर भी राजौरी छोड़कर भाग गए, क्योंकि कई खबर भी सामने है कुछ डॉक्टर कुछ पैरामेडिकल स्टाफ भी भाग निकले, आपने ऐसा क्या सोचा कि उस वक्त ऐसे हालात में जब शेलिंग का सिलसिला लगातार जारी था तो उस वक्त भी आप वहाँ पहुँचे? सर ड्यूटी है हमारी ना जी, हम 3 दिन से ना जी इधर ना डे और नाइट 24/7 ड्यूटी कर रहे थे।
हम 5 ड्राइवर ना जी। किस तरह के हालात थे उस वक्त उन दोनों जगह पर, जहाँ थापा साहब की अगर बात करें या दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ था, जहाँ दो लोगों ने अपनी जान, उस वक्त उस जहाँ पहुंचे जिस वक्त, किस तरह के हालात थे वहाँ? था ही नहीं, बंदा बंदे वो तो कोई दिख ही नहीं रहा था हमें ना जी। सिर्फ खाली ना जी क्या अच्छा शलिंग ही हो रही थी, सिर्फ आवाज़ें ही दिख रही थी हमें, और कुछ नहीं दिख रहा था। हमारे साथ ये मेरे साथ दूसरा ये ड्राइवर भी था हमारे साथ, जब एम्बुलेंस लेके गए था ही नहीं कोई, ना उठाने वाला हमें मिला तो ना कुछ उस टाइम ना। फिर हमने आवाज़ दे के उनको बुलवाया, नहीं तो फिर उनको उठा के बीच में रखा गाड़ी में। आज चीफ मेडिकल ऑफिसर के दफ्तर में तैनात हैं, मेडिकल कॉलेज के अमला अलग था, आपको यहीं रखा गया था उस दिन क्या? हमें एक दिन पहले ना जी बोल दिया था ना जी, हाई अलर्ट पे रखा हुआ था हमें ना जी, 5 ड्राइवरों को ना जी इधर ही ना जी, रात को स्टे भी इधर ही करना, किसी टाइम भी कोई इमरजेंसी बन सकती है तो आप इधर ही रुको ना। उस वक्त के हालात सिर्फ आप बताएं, कैसे हालात थे जब आप लोग रेस्क्यू कर रहे थे? सर उस वक्त तो बाहर सिविलियंस तो कोई भी नहीं था, तो जैसे फिर सर ने हमें जैसे जैसे डायरेक्शन देते गए, लोकेशन बताते गए कि यहाँ यहाँ वहाँ कोई जिस लोकेशन पे कुछ कैजुअलिटी हुई है, तो फिर सर का साथ लेके हमने ये पूरा काम किया। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे हालात में काम किया जब शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी थी, मगर ऐसे हालात में जब राजौरी से कई डॉक्टर भी मेडिकल कॉलेज के अंदर से भाग निकले, मगर ये वो बहादुर लोग हैं जिन्होंने शेलिंग के दौरान उन लोगों को रेस्क्यू किया जिनकी हालांकि शहादत भी हुई, मगर जख्मियों को भी रेस्क्यू किया। ऐसे हालात में जब पाकिस्तान की तरफ से राजौरी को टारगेट किया जा रहा था और शेलिंग की जा रही थी, ऐसे हालात में ये काम करने वाले वो लोग हैं जिनको सराहना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वो लोग हैं, इनको वो योद्धा कहेंगे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की जान उस वक्त बचाई। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने आम आदमी पार्टी पर सेना के शौर्य पर सवाल उठाने का आरोप लगा दिया। तरुण चुग का कहना है कि अरविंद केजरीवाल हमेशा से ही सेना पर सवाल उठाते आए हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी यहाँ आप देखिए किस तरह से बचो ओछी राजनीति पर उतर आए हैं, यानी कि बची कुची ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस कायर पाकिस्तान के भरोसे आतंकी पल रहे थे, उसी पाकिस्तान को भारत ने धूल चटा दी। अब सिर्फ आतंकी ही नहीं, पाकिस्तान में आतंकी अड्डे भी भारत के निशाने पर हैं, जिन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। आपदा पार्टी का इतिहास रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग को गले लगाना और वीर भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाना। यह आपदा पार्टी की किस्त नंबर 2 है। पहले केजरीवाल साहब सेना से हिसाब मांग रहे थे, अब उनके दाएं बाएं सेना पर प्रश्न उठा रहे हैं। जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंक के अड्डों को नास्ताबुद कर दिया, तब केजरीवाल आतिशी जी ने मौन क्यों साध लिया? अब पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाकर सीज फायर की मांग की तो वो पाकिस्तान के बचाव में आ गए। अपनी वीर सेना के शौर्य को प्रणाम करो, छोटी और होची राजनीति बंद करो। जिस कायर पाकिस्तानी सेना के भरोसे आतंकी पल रहे थे, बड़े हो रहे थे, अपने ट्रेनिंग सेंटर चला रहे थे, टेररिज्म की यूनिवर्सिटियां चला रहे थे, भारत की सेना ने उसी पाकिस्तान की सेना को धूल चटा दी। यह है नया भारत जो केवल वार नहीं, निर्णायक विजय चाहता है। अब पाकिस्तान की सरहदों में बैठे आतंकी ही नहीं, पाकिस्तान के सुदूर अंदर छुपे हुए आतंक के अड्डे भी हमारे निशाने पर हैं, उनकी टेरर यूनिवर्सिटियां भी हमारे निशाने पर हैं। ये संदेश ऑपरेशन सिंदूर से स्पष्ट सिद्ध होता दिखा है। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। प्रधानमंत्री मोदी के शासन में स्पष्ट नीति है, आतंक के ठिकानों पर सिर्फ सटीक और कठोर प्रहार। आतंक हाल ही में हुए सीज फायर के बाद पुंछ जिले में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित परिवार अब अपने घरों को लौटने लगे हैं। ऐसे परिवारों की मदद के लिए भारतीय सेना ने हाथ आगे बढ़ाया है। सेना जानमाल का नुकसान झेलने वाले परिवारों को राशन मुहैया करवा रही है। जिन लोगों के घरों में मौतें हुई हैं, उनके परिवारों को विशेष सहायता प्रदान की जा रही है। स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना का आभार जताते हुए इस सहयोग के लिए उनकी सराहना की है।
गोलाबारी से प्रभावित हुए परिवारों ने सरकार से भी उन्हें वित्तीय सहायता देने के साथ साथ उनके पुनर्वास के लिए भी मांग कर दी। जितने भी यहाँ पे जो घर टूटे हैं उनको जितना भी इंडियन आर्मी की तरफ से अभी फूड आइटम्स इमरजेंसी जो दिया जा रहा है उनके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और उम्मीद है हमें कि आने वाले टाइम पे भी आर्मी हमारी सहायता करेगी और उम्मीद है कि इस वार्ड नंबर 3 पे जितने भी घर डैमेज हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि उनको आने वाले टाइम पे भी देखा जाएगा और उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ रिलीफ दिया जाएगा, JNK गवर्नमेंट हो, UT गवर्नमेंट या फिर इंडियन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। थैंक यू। 7 तारीख को यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग हुई उसमें वार्ड नंबर 3 जो है डुंगस के पास जो है इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों का। एक मकान तो पूरा का पूरा डैमेज हुआ। आज इंडियन आर्मी यहाँ पे इंडियन आर्मी पुंछ गन्स की एक यूनिट जो यहाँ पे आई और इन्होंने पूरे मोहल्ले में जिनके मकान डैमेज हुए उनको फूड्स किट्स तकसीम की। मैं दिल की गहराइयों से इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो यहाँ पे आके इन लोगों की हौसला अफजाई की और उन्होंने प्रॉपर एस्टिमेट इन लोगों का बनाया है जिनके मकान डैमेज हुए हैं, स्कूटियां डैमेज हुए हैं और प्रॉपर फोटोज लेके जो भी सहायता इंडियन आर्मी की तरफ से होगी वो इन लोगों के लिए होगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं इंडियन आर्मी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी में हुए नुकसान का जायजा लिया। सत शर्मा ने इन दिनों राजौरी पुंछ के दौरे पर आप देखिए किस तरह से वो रही हैं और वो इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां पर पाकिस्तानी गोलाबारी से तबाही हुई है। इसी कड़ी में उन्होंने पुंछ में पार्टी नेताओं को साथ लेकर गोलाबारी पीड़ितों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द जो है वो साझा किया है। ये दुख दर्द साझा करते नजर आए। साफ तस्वीरें आपके सामने जहां पर उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थलों और आम लोगों पर गोले बरसाने वाले पाकिस्तान को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और देश के प्रधानमंत्री भी ये स्पष्ट कर चुके हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान द्वारा निहत्थे लोगों के ऊपर सिविलियंस इलाके के ऊपर गोलाबारी की गई और जो ध्यान में आया कि लगभग हजारों की संख्या में शेल्स जो थे उनके ऊपर फेंके गए। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान एक वो देश है जो कभी नहीं चाहता कि भारत में शांति हो। टेररिस्ट की जननी, टेररिज्म की जननी, और हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से पहलगाम का वो वाक़या हुआ, 26 लोगों को धर्म के नाम पर उनकी हत्या की गई। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उनकी शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी। और जिस तरीके से जितने भी लॉन्चिंग पैड, चाहे वो POJK में थे, पाकिस्तान में थे, उनको तबाह किया गया और घर में घुसकर जो था हमारी इंडियन आर्मी ने, हमारी इंडियन एयर फोर्स ने घर में घुसकर जो था वो पाकिस्तान को मारा। हम सब जानते हैं जहां पर उन सभी परिवारों के पास मेरा जाना हुआ है, उनको संतावना ही हम लोग दे सकते हैं। उनकी क्षति जो है वो पूर्ण हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन चुनकर जो निशाने सिविलियन के ऊपर पाकिस्तान के माध्यम से किए गए और 3 गुरुद्वारा साहिब के ऊपर जो थे वो बम गिराए गए, 2 मस्जिदों के ऊपर और 2 मंदिरों के ऊपर। आप समझ सकते हैं कि चुन चुन कर निशाने जो थे पाकिस्तान द्वारा जो होते लगाए गए ताकि यहाँ पर एक धार्मिक स्थलों को भी जो है वो नहीं छोड़ा जाए।
मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो शहीद हमारे बीच में नहीं रहे, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उन वीरों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, ये मानकर चलिए कि जो लोग भी इसके पीछे हैं, पाकिस्तान किसी भी सूरत जो है वो बख्शा नहीं जाए। न्यूज ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।